हेलो फ्रेंड्स, साइनिंग स्टार अकेडमी में आप सबका स्वागत है। और पिछला जो हमने जैसा कि CNT एक्ट में जो अध्याय देखा था वो था आपका अध्याय 9, जिसमें हमने लगान के बारे में साधारण उपबंध को देखा कि क्या लगान का साधारण उपबंध है। लगान प्रति कृषि वर्ष में 4 किस्तों में भुगतान किया जाता है, प्रत्येक तिमाही में भुगतान किया जाता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हमने 63 क और ख एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखा, धारा को देखा, जिसमें बंजर भूमि की बंदोबस्ती थी कि यदि बंजर भूमि किया जा रहा है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जा रही है तो वो उसका उसकी 2 कॉपी तैयार की जाएगी। प्रारूप पर पट्टे पर बंजर भूमि का बंदोबस्त किया जाएगा, जिसका 2 कॉपी तैयार किया जाएगा। एक कॉपी DC के पास रहेगा, एक कॉपी रैयत के पास रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अध्याय 9 और 9 का क हमने देखा। आज हम अध्याय 10 को देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये और बहुत महत्वपूर्ण धारा जो है इसमें एक धारा 64 है। धारा 64 में आपको याद रखना है कि कोड़कर भूमि के बारे में बताया गया है कि कोड़कर भूमि। तो आपको पूछा जाएगा कि कोड़कर भूमि के बारे में किस धारा में चर्चा है, तो धारा 64 में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो धारा है वो धारा 71 है, क है 71 क, जिसे संशोधन के पश्चात 1969 में जोड़ा गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध कोड़कर। यहाँ मैंने शॉर्ट में कोड़कर लिख दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि यहाँ जो शुरू हो रहा है उस वक्त कोड़कर के बारे में कहा गया है। ठीक है, अध्याय 10, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध, धारा 64 से 75। धारा 63 क और ख में हमने बंजर भूमि की बंदोबस्ती की चर्चा की थी, और उसके बाद धारा 63 क ख के बाद है कोड़कर भूमि के बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, कनेक्ट करके धारा 63 क और ख में हमने बंजर भूमि की बंदोबस्ती की चर्चा की थी। धारा 64 जो है उसमें हम कोड़कर भूमि की चर्चा कर रहे हैं। किसी गांव के किसान या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त DC की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में बदलने का अधिकार है। धारा 64 यह कहता है कि कोई भी किसान या फिर भूमिहीन जिसके पास कोई भूमि नहीं है वैसे श्रमिक को, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा भूमिहीन श्रमिक को ही कोड़कर भूमि जो है वो आवंटित होती है। ठीक है, अब जो जोत कोड़ करेगा, जमीन में खेती करेगा, वो किसान ही कहलाएगा। तो याद रखिए, धारा 64 कहता है कि किसी गांव के किसान या भूमिहीन श्रमिक को उपायुक्त की आज्ञा से किसी जमीन को कोड़कर जमीन में बदलने का अधिकार है। अब यहाँ पर टर्म जो कोड़कर है वो क्या है कि जब कोई किसान या रैयत या भूमिहीन श्रमिक किसी परती जमीन को, जो जमीन खाली है परती है, परती जमीन को या टाण जमीन को काट कर चौरस करता है और उसे धान की खेती के लायक बनाता है, तो ऐसी जमीन को कोड़कर जमीन कहा जाता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, सामान्यतः परती या टाण भूमि को रैयत या किसान काटकर समतल बनाते हैं, ठीक है, समतल बनाते हैं। सामान्यतः परती या टाण भूमि को रैयत किसान काटकर समतल बनाते हैं तथा इस पर धान की खेती करते हैं। ऐसी भूमि कोड़कर भूमि कहलाती है। इस प्रकार तैयार भूमि प्रारंभ में लगान से मुक्त होती है, बाद में लगान का निर्धारण सामान्य लगान दर से कम होता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसी भूमि, किसी परती या टाण भूमि को जब किसान या रैयत या भूमिहीन श्रमिक
काटकर समतल चौरस बनाते हैं और उसे धान की खेती करने के लायक बनाते हैं तो ऐसी भूमि को कोड़कर भूमि कहते हैं। जो कोड़कर भूमि होती है वो प्रारंभ में लगान मुक्त होती है, तकरीबन 4 से 5 वर्षों तक वह लगान मुक्त होती है। बाद में लगान का निर्धारण किया जाता है, लेकिन लगान की दरें जो सामान्य दर है उससे काफ़ी कम होती है। ठीक है, चलिए तो धारा 64 क्या है? धारा 64 जो है वो कहता है कि उपायुक्त जो है वो किसी रैयत या भूमिहीन किसी किसान या फिर भूमिहीन श्रमिक को कोड़कर भूमि बदलने का अधिकार देता है। देखिए धारा 64, किसी गांव के किसान या भूमिहीन श्रमिक को डीसी की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में बदलने का अधिकार है। हो गया। कोड़कर क्या है मैंने बतला दिया कि सामान्यतः परती या टाण भूमि, टाण याद रखिएगा, परती या टाण भूमि को रैयत या किसान काट कर समतल बनाते हैं और इस पर धान की खेती करते हैं या धान की खेती करने लायक बनाते हैं। ऐसी भूमि को कोड़कर भूमि कहते हैं। इस प्रकार तैयार भूमि प्रारंभ में लगान से बिल्कुल ही मुक्त होती है, बाद में लगान का निर्धारण सामान्य लगान की दर से कम होती है। धारा 64 हो गया। धारा 65 जो है उसे 1947 में रद्द कर दिया गया है, निरसित कर दिया गया है, हटा दिया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 65 बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 64 इंपॉर्टेंट था कि किसी गांव के किसान या भूमिहीन श्रमिक को डीसी की आज्ञा से भूमि को कोड़कर में बदलने का अधिकार। धारा 64 कोड़कर से संबंधित है। धारा 67 कोई रैयत स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य ने यदि भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया है, इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 वर्ष तक जमीन को न धारण किया हो न खेती किया हो, बावजूद उसका अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बंजर भूमि की बंदोबस्ती में हमने पढ़ा था कि यदि बंजर भूमि की बंदोबस्ती की जाती है 63 क ख में, 5 साल तक बंजर भूमि को कोई जोत कोड़ नहीं करता है तो भूमि जो है वो बंदोबस्ती रद्द हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बंदोबस्ती रैयत जो अधिभोगी रैयत था उसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कोई यदि अधिभोगी रैयत है उसे वह गांव का बंदोबस्त रैयत जब बनाया जाता है, उसे 12 वर्ष तक जमीन धारण नहीं करने के बावजूद उस पे उसका अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। ठीक वही चीज़ यहाँ भी लागू होता है कोड़कर भूमि में भी, लेकिन बंजर भूमि जो है वह थोड़ा सा अलग है। जब बंजर भूमि की बंदोबस्ती होती है और 5 साल तक बंजर भूमि को कोई जोत कोड़ नहीं करता है तो ज़मीन उससे वापस ले ली जाएगी, बंदोबस्ती रद्द हो जाएगी। लेकिन कोड़कर भूमि जो है कि यदि कोई रैयत स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य ने भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया है, डीसी की आज्ञा से भूमि को क्या किया है, कोड़कर में परिवर्तित किया है, इस बात के होते हुए भी कि उसने 12 साल तक जमीन पर खेती न किया हो, बावजूद उसका अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। लेकिन जहां 12 साल क्रॉस कर जाएगा, 13 साल हो जाएगा तो अधिभोग का अधिकार उसका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कोड़कर भूमि का जो बंदोबस्ती हुआ है उसके साथ वो रद्द माना जाएगा। ठीक है, धारा 64 कोड़कर से संबंधित है। धारा 67 है कि यदि कोड़कर भूमि में आपने परिवर्तित किया है जमीन को, बावजूद आपने 12 साल तक जमीन को नहीं धारण किया है, 12 साल तक जमीन नहीं धारण के बावजूद आपका अधिकार, अधिभोग का अधिकार बना रहेगा। 67 का इसमें क्या बोलता है कि कोड़कर में परिवर्तित भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष, थोड़ा टेक्निकल लगता है, प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, खैर धारा 67 क वेट कीजिएगा आप 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक, धारा 67 क कोड़कर में परिवर्तित भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 वर्ष बाद। ठीक है, अगर धारा यहाँ पर हमने जिक्र किया था कि कोड़कर जो भूमि है उस पर प्रारंभ में लगान नहीं लगता है, 4 साल कुछ वर्षों के बाद लगता है। अब हम देखते हैं कब लगान लगता है। ये लगान के बारे में वर्णन 67 क में है। कोड़कर में कोई परिवर्तित भूमि है, उस पर प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 वर्ष बाद, मतलब जो प्रथम कृषि वर्ष
का फसल जो कट गया है उसका 4 साल के बाद, मतलब कुल लगभग 5 सालों के बाद कोड़कर भूमि पर लगान लगता है। और लगान की दर जो है वो काफ़ी कम होती है। देखते हैं कितना होती है। 67 का बोलता है कोड़कर में परिवर्तित भूमि पर प्रथम कृषि वर्ष की फसल कटाई के 4 सालों के बाद, 4 वर्षों बाद तक लगान दे नहीं होगा। 4 सालों तक लगान देना नहीं होगा। इसके बाद लगान की दर गांव के तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए जो प्रचलित दर है, तृतीय वर्ग, थर्ड जो आपका ग्रेड है, तृतीय वर्ग की धनहर भूमि, धान की भूमि, तो तृतीय वर्ग की धनहर भूमि के लिए जो प्रचलित दर है उस दर के आधे से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए उसका दाम 100 रुपया लगान है तो 50 रुपया होगा कोड़कर भूमि का लगान, ठीक है। अधिक से अधिक 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 50 से अधिक नहीं होगी। तो 64 जो है धारा कोड़कर की बात करता है। धारा 64 कि कौन डीसी की आज्ञा से भूमि को कोड़कर बना सकता है। धारा 64-65 रद्द है। 66 मैंने चर्चा नहीं की, इंपॉर्टेंट नहीं है। 67 में यदि आपने कोड़कर भूमि में किसी भूमि को बदला है, रैयत ने 12 वर्षों तक धारण नहीं किया है, खेती नहीं किया है, बावजूद अधिभोग का अधिकार जो है वो बना रहेगा, ठीक है। प्रथम 67 का बोलता है कि प्रथम कृषि वर्ष की फसल की कटाई के बाद 4 वर्षों तक लगान दे नहीं होगा कोड़कर भूमि पर, 4 वर्ष के बाद होगा। और लगान की जो दर है वो तृतीय धनहर भूमि की जो प्रचलित दर है उसके आधे से अधिक नहीं होगी, मतलब आधा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आधा होगी। चलिए अब 71 का को 1969 में जोड़ा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है 71 का। इस धारा में 2016 में सरकार के द्वारा संशोधन लाया गया था, जो कि संशोधन जो है वो नहीं हो पाया क्रियान्वित। तो 2017 में धारा 71 का में जो संशोधन लाया था उसको वापस ले लिया गया, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं संशोधन में पहले ही वीडियो में। 71 कहता है कोई रैयत बेदखल होने की स्थिति में, मान लीजिए किसी रैयत को बेदखल कर दिया गया कोड़कर भूमि से या उसका टाइम पूरा हो गया, तो पुनः जो है बंदोबस्ती के लिए तारीख से, जिस तारीख को बेदखल हुआ उस तारीख से अगले 1 वर्ष तक डीसी को आवेदन दे सकता है। अगले 1 वर्ष तक क्या करेगा, वो डीसी को आवेदन दे सकता है कि पुनः कोड़कर भूमि जो है हमें बंदोबस्त कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, कोई रैयत बेदखल होने की स्थिति में बेदखल की तारीख से अगले 1 वर्ष तक डीसी को आवेदन देगा। 64 देखे, 67 देखे, 71 देखे हम लोगों ने। 71 में क्या है कि कोई यदि रैयत बेदखल हो जाता है, कोई बेदखल रैयत होने की स्थिति में बेदखली की तारीख से 1 वर्ष के अंदर यानी 12 माह तक वह डीसी के पास आवेदन देगा, डीसी कार्यालय में। पुनः बंदोबस्ती हेतु कोड़कर भूमि का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कोड़कर भूमि की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। भूस्वामी की बात तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण उपबंध शीर्षक जरूर है, कोड़कर भूमि की उसके अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं। 71 का क्या बोलता है, जी हाँ, यदि 71 का में जो प्रावधान हैं वो प्रावधान हमने धारा 46 में भी विस्तृत रूप से पढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो 1969 में जो संशोधन किया गया 71 क में, आप देखिए 71 के सारे पॉइंट 46 धारा 46 में हम पढ़ चुके हैं कि जब भूमि का अंतरण या जोत का जो अंतरण होता है वो धारा 46 का उल्लंघन करके किया जाता है तो कैसे वापस डीसी दिलाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो 71 क की है कि इसी 71 क को जोड़ा गया 1969 में और
SAR कोर्ट का प्रावधान किया गया। ठीक है, मुझे लिखना चाहिए था सबसे पहले इस पॉइंट को, लेकिन आप लोग जो है इसको अगर अपने कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो इस पॉइंट को सबसे पहले लिखिए, और यही इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आपको सवाल भी यही पूछा जाएगा कि शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, ठीक है, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, ठीक है, SAR कोर्ट का प्रावधान जो है किस धारा में किया गया है। ठीक है, तो SAR शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट का प्रावधान जो है वो आपका धारा 71 71 क में किया गया है। इस धारा में कहा गया है कि यदि गलत ढंग से आदिवासी की जमीन का अंतरण होता है तो वह ऐसे वाद को जो है वो SAR कोर्ट में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस SAR कोर्ट को किसमें प्रावधान किया गया है? धारा 71 में प्रावधान किया गया है। धारा 71 का क में प्रावधान किया गया है। SAR कोर्ट का प्रावधान किया गया है 1969 में संशोधन के तहत। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो की जो महत्वपूर्ण बातें थी आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा हम जो ये पॉइंट लिखे हैं 71 क के बारे में, वो आपने धारा 46 में भी देखा है। चलिए हम पढ़ते हैं, आपको याद आ जाएगा। यदि यहां से पढ़ते हैं, यहां स्टार्टिंग है। ठीक है, विधि के विरुद्ध अंतरित भूमि, विधि के विरुद्ध मतलब कानून के विरुद्ध यदि भूमि को विक्रय कर दिया जाए, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कब्जा प्रत्यावर्तित करने की सख्ती उपायुक्त में अंतर्निहित रहेगी। कहने का मतलब यदि कानून के विरुद्ध भूमि का अंतरण हो, मतलब भूमि की बिक्री हो, किसके विरुद्ध हो? कानून के विरुद्ध हो। ठीक है, याद रखिए, विधि के विरुद्ध। ठीक, विधि के विरुद्ध या धारा 46 का उल्लंघन करके कानून के विरुद्ध, CNT एक्ट के विरुद्ध अगर अंतरित भूमि, किसी भूमि का विक्रय किया जाए, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की भूमि, विधि विरुद्ध अंतरित भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वापस कब्जा दिलाएगा कौन? इसकी शक्ति जो है वो DC में निहित है, अंतर्निहित रहेगी। इसी को हम देखते हैं। यदि DC को ज्ञात हो जाए कि कोई रैयत धारा 46 के नियमों का उल्लंघन कर, कोई रैयत, कोई भी रैयत हो, ST SC OBC कोई भी रैयत हो, अगर, ठीक है, कोई भी रैयत हो, आप इतना मान के चलिए किसी भी जात का रैयत हो, यदि धारा 46 के नियमों का उल्लंघन कर छल पूर्वक, कपट पूर्वक आदिवासी की जमीन को, ST की जमीन को प्राप्त किया है, तो जांच पड़ताल के पश्चात क्रेता को बिना रकम लौटाए जमीन अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को वापस कर देगा। विक्रेता का अगर कोई वाजिब वारिस नहीं है, जो बेचने वाला है, जिससे जमीन गलत ढंग से लिया गया है, अगर कोई वाजिब वारिस नहीं है तो ऐसी भूमि DC जो है किसी दूसरे आदिवासी को बंदोबस्त करेगा। ठीक है, यदि धारा 46 का उल्लंघन करके जमीन का अंतरण किया गया हो, किसी आदिवासी की जमीन का अंतरण किया गया हो, तो DC को यह अधिकार है कि वापस उस क्रेता से जमीन को वापस लेगा, और वह उसके स्वविवेक पर है DC का कि क्रेता को जमीन खरीद बिक्री के समय जो पैसा क्रेता ने दिया था वो उसको दिलवाए या ना दिलवाए। ठीक है, उससे जमीन वापस लेगा और विक्रेता को जमीन वापस देगा। यदि विक्रेता की मृत्यु हो चुकी है, उसका कोई वारिस नहीं है, वारिस है तो फिर वारिस को देगा, और अगर वारिस भी नहीं है तो किसी अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वह जमीन जो है देगा, बंदोबस्त करेगा। ठीक है, तो धारा 46 में हमने देख चुका है। तो यही धारा 46 की बातों को धारा 71 क में रखा गया और बोला गया है इस तरह का कोई भी अगर विधि के नियम का उल्लंघन कर जमीन का अंतरण किया जाता है और उस पर कब्जा दिलाने की बात आती है, तो इस तरह का कोई भी वाद SAR कोर्ट में लाया जाएगा। SAR कोर्ट का प्रावधान 71 क में किया गया है 1969 में संशोधन के बाद। ठीक, अब देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि इस तरह का वाद यदि हमारा किसी आदिवासी रैयत का गलत ढंग से जमीन का अंतरण हुआ है, तो इस प्रकार का वाद लाने की एक सीमा है
कि जिस तारीख को अंतरण हुआ है उस तारीख के 30 वर्षों के भीतर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि स्मरणीय है या याद रखिए कि, याद रहे, स्मरणीय रहे कि एसटी रैयत या उसके वारिस भी, एसटी रैयत या उसके वारिस भी ऐसे जमीन पर अपने अधिकार की वापसी का दावा 30 वर्ष के अंदर ही कर सकेंगे। कहने का मतलब है कि जिस तारीख को जमीन का अंतरण हुआ है, यदि गलत ढंग से हुआ और आप जो आवेदन जो देंगे कार्यालय में, तो वो 30 साल के अंदर ही आपको एसएआर कोर्ट में वाद दायर करना होगा। ठीक है, अन्यथा वाद जो है आपका वो एक्सेप्ट नहीं होगा, रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो 30 वर्ष उसकी परिसीमा है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी आदिवासी की भूमि का अंतरण धारा 46 के उल्लंघन कर किया गया हो तो एसटी रैयत या एसटी रैयत के किसी वारिस एसएआर कोर्ट में वाद ला सकता है। डीसी जो है उसके जमीन पर उसको कब्जा दिलाएगा। इसकी सीमा कितनी है, कितना समय है, कितना परिसीमा है, कितने वर्षों के अंदर जो है वो एसएआर कोर्ट में वाद ला सकता है, कितने वर्ष तक ला सकता है, तो इसका आंसर होगा 30 वर्ष। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अगर 30 वर्ष के भीतर डीसी को यह जानकारी मिलती है कि क्रेता, मतलब जो जमीन को खरीदा है, ने एसटी सदस्य से प्राप्त जोत पर भवन निर्माण कर लिया है। ठीक है, डीसी को यह जानकारी मिलती है कि क्रेता ने एसटी सदस्य से प्राप्त जोत पर भवन निर्माण कर लिया है और जो अंतरक जो विक्रेता है उसका मूल्य चुकाने के लिए रजामंद नहीं है। ऐसे में डीसी क्रेता को 2 वर्ष के अंदर भवन हटाने का आदेश देगा, नहीं हटाने पर स्वयं हटाएगा। यदि डीसी को पता चल गया उस 30 वर्ष के अंदर अगर जमीन का गलत ढंग से अंतरण हुआ है तो उसका सॉर्ट आउट जो है वो 30 साल के अंदर होना चाहिए। पहला पॉइंट, इस कानून से हम यही सीख रहे हैं कि यदि गलत ढंग से जमीन का अंतरण हुआ है, यदि 1980 में जमीन का अंतरण हुआ है तो डेट जो कट ऑफ जो डेट रहेगा वो 80 के बाद 2010 तक ही उस जमीन का जो गलत ढंग से अंतरण हुआ, यानी 30 साल के अंदर 2010 तक के बीच में ही डीसी को या एसएआर कोर्ट के माध्यम से अधिकार है जो मूल रैयत हैं, जो आदिवासी रैयत है, उस पर उसको जमीन का हक वापस दिलाने का। लेकिन टाइम जब 30 साल जब क्रॉस कर जाएगा तो यह जो अंतरण है वो कानूनन विधि मान्य हो जाएगी। ठीक है, आप फिर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक, पहला चीज 30 साल है। उसके बाद यदि पता चल गया, डीसी को आवेदन आया, डीसी को पता चल गया कि जमीन पर संरचना या कोई भवन बना लिया गया है, तो बोलेगा कि भाई आप संरचना या भवन 2 साल के अंदर आप हटा लीजिए। जो जमीन खरीदा है क्रेता को, तो बोलेगा ठीक है, हम क्रेता बोलेगा कि हम हटा लेते हैं, लेकिन हमको जो खर्च लगा वो आप जमीन खरीदे, भवन बनाए, तो वो मुआवजा दिलवा दीजिए। वो विक्रेता एसटी जो आदिवासी मूल रैयत है उसको बोलेगा कि इसको आप मुआवजा दे दीजिए एक राशि। अगर नहीं देता है, विक्रेता बोलता है नहीं मेरा जमीन था, हम नहीं कोई मुआवजा देंगे, तब भी डीसी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें बोलेंगे भवन हटाइए, नहीं तो 2 साल के अंदर हम हटा देंगे। ठीक है, चलिए, अगर 30 वर्ष के भीतर डीसी को यह जानकारी मिलती है कि क्रेता ने एसटी सदस्य से प्राप्त जो जोत है, जो जमीन है, उस पर भवन या संरचना बना लिया है और विक्रेता उसका मूल्य चुकाने के लिए रजामंद नहीं है, ऐसे में डीसी क्रेता को 2 वर्ष के अंदर भवन हटाने का निर्देश देगा, आदेश देगा, नहीं तो स्वयं हटा लेगा। हो गया। और ये जो होना चाहिए, ये आवेदन या एसएआर कोर्ट में जो केस होना चाहिए उसका टाइम पीरियड 30 साल है। चलिए, जांच उपरांत यदि डीसी पाता है कि एक क्लॉज यहां जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जांच करता है और यदि डीसी पाता है कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन, ठीक है, बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन 1969, शायद इससे पहले वाले वीडियो में वहां पर छोटा नागपुर
कोई विधृति अधिनियम 1969 अगर लिखा हो तो आप उसको सुधार लीजिएगा धारा 46 में। वहाँ पर जो करेक्ट होगा वो ये है, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन। ठीक है, तो बिहार अनुसूचित, अगर डीसी को यह ज्ञात हो जाए, यही 2016 में जो है इसी लाइन पर जो है वो संशोधन आया था कि ये भी हट जाना चाहिए और सीधा जो है एसएआर के कोर्ट के माध्यम से जो है वो एसटी को जमीन जो है वो वापस दिलवा देना चाहिए, कब्जा दिलवा देना चाहिए। कहता है, जो कि अभी लागू नहीं है। अभी जो आप देखिए, जो मेन जो है ये जो धारा में जो कानून कह रहा है कि जांच के उपरांत यदि डीसी पाते हैं कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969, बिहार शेड्यूल रेगुलेशन 1969 के लागू होने के पहले, यानी 1969 के लागू होने के पहले यदि भवन या संरचना का निर्माण किया गया हो, यानी भूमि का अंतरण 1969 के पहले हुआ हो और 1969 के पहले ही भूमि पर जो है कोई संरचना का निर्माण कर लिया हो, यानी यही टाइम पीरियड है जब 1969 में संशोधन हुआ, यानी 71 का जुड़ने के पहले, समझ लीजिए, तोड़ के समझ लीजिए, 71 का धारा जुड़ने के पहले, 1969 के पहले, बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के लागू होने के पहले यदि भवन और संरचना का निर्माण किया गया हो, क्रेता ने किया हो, तो डीसी क्रेता को आदेश देगा। तब इस स्थिति में क्या होगा ना कि क्रेता को जो है, जो खरीदा है जमीन, उसको जो है, क्रेता जो जमीन खरीदा है उस जमीन को डीसी चाहेगा तो विधि मान्य दे देगा, कानूनन रूप से वैध कर देगा और बोलेगा क्षतिपूर्ति कंपनसेशन की राशि जो है आप विक्रेता मूल आदिवासी रैयत को दे दीजिए। अब समझ लीजिए, यही है इसमें कहानी। जांच उपरांत यदि डीसी पाए कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के लागू होने के पहले ही ऐसी संरचना या भवन का निर्माण क्रेता ने कर लिया हो, तो डीसी क्रेता को आदेश देगा कि वह विक्रेता अंतरक आदिवासी जो है रैयत, विक्रेता को पुनर्वास के लिए, मतलब उसका कंपनसेशन, उसको रहने के लिए, पुनर्वास के लिए आसपास की समतुल्य भूमि उपलब्ध कराए। बोलेगा आप ऐसा कीजिए कि ठीक है, आपके जमीन का जो अंतरण है आपने खरीदा है गलत ढंग से, ठीक है, तो हम विधि मान्य कर देते हैं, लेकिन जिससे खरीदा है उसको जो है उस जमीन के आसपास ही समतुल्य भूमि जो है, समतुल्य प्रकृति की भूमि, मतलब अगर उर्वरक है तो उर्वरक भूमि, टाण भूमि है तो टाण भूमि, ठीक है, रहती है खेती योग्य है तो खेती योग्य भूमि, इस तरह भूमि, समतुल्य भूमि उपलब्ध कराइए आसपास में। अगर आप समतुल्य भूमि नहीं है, वहां नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, तो फिर क्रेता डीसी द्वारा निर्धारित राशि चुका दे, यानी क्षतिपूर्ति, कुछ कंपनसेशन। जैसे जमीन का दाम मान लीजिए 50 लाख है अभी, तो बोलेगा कि चलिए 2000, मान लीजिए 2000, ये 1960, अभी 50 लाख तो नहीं, 1969 के अगर पहले हुआ है जमीन का अंतरण, मान लीजिए 1960 में हुआ है और 62 में मकान बना लिया है, यानी 69 के पहले बना लिया है, ठीक है, तो बोलेगा कि चलिए ठीक है, इस तरह का अगर केस है तो बोलेगा जो 10 लाख 20 लाख जो उपयुक्त राशि है, बाजार जो मूल्य है वो डीसी निर्धारित कर देंगे, जो भी XYZ मूल्य डीसी निर्धारित कर देंगे और विक्रेता द्वारा जो है, बेचने वाले के द्वारा शर्त, विक्रेता द्वारा जो आदिवासी है उसके द्वारा शर्त पर सहमत हो गया, मतलब वो भी आदिवासी भी राजी होना चाहिए, ठीक है, तो डीसी जो है क्षतिपूर्ति की राशि आदिवासी को दिलवा देंगे, आदिवासी रैयत को, और क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने के बाद ऐसा अंतरण जो है, जो धारा 46 का उल्लंघन करके हुआ है, वैसे अंतरण को भी विधि मान्य कर दिया जाएगा, मतलब कानून सम्मत कर दिया जाएगा, उस पर राइट नहीं होगा अब वाद लाने का, केस करने का, ठीक है। वही बोल रहा है कि जांच उपरांत यदि डीसी पाए कि बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियमन 1969 के लागू होने के पहले ऐसी संरचना भवन का निर्माण क्रेता खरीदने वाले ने कर लिया है, तो डीसी क्रेता को आदेश देगा कि आप विक्रेता को, जो बेचने वाला है जिससे आपने खरीदा है, पुनर्वास के लिए आसपास की समतुल्य भूमि उपलब्ध कराएं, या फिर क्रेता डीसी द्वारा निर्धारित राशि चुका दे। विक्रेता द्वारा शर्त पर सहमत होने पर वह अंतरण को विधि मान्यता प्रदान कर देगा, ठीक है।
हो गया। यदि डीसी को समाधान हो जाए कि क्रेता ने कब्जा द्वारा भूमि पर हक अर्जित किया है और विक्रेता को भूमि बंदोबस्त कर देना चाहिए, तो विक्रेता को डीसी के पास उतनी धन राशि जमा करनी होगी जो अंतरण के समय हुआ था, या डीसी जो मूल्य निर्धारित करे। ये पहले का पॉइंट है, पहले ही आप इसको समझ चुके हैं कि ये बीच में जरूर लिखा गया है, लेकिन ये पहले का पॉइंट है कि यदि डीसी को समाधान हो जाए कि ज़बरदस्ती भूमि पर कब्जा हो गया है तो भूमि जो है वो मूल आदिवासी रैयत को दिया जाएगा। और अगर डीसी को लगे कि आदिवासी रैयत जो क्रेता ने जितना पैसा दे के खरीदा था उसको लगे तो डीसी स्वविवेक से उसको मुआवजा दिलवा देगा क्रेता को, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, डीसी जो है वो आदिवासी रैयत को, एसटी को भूमि पर कब्जा वापस दिलाएगा। ठीक है। इस धारा का सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इस धारा के तहत एसटी की भूमि की वापसी हेतु उसको वापस लेने के लिए एक विशेष अदालत एसएआर कोर्ट, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन कोर्ट की स्थापना 1969 में संशोधन के तहत की गई है। मैं बता चुका हूं। ठीक है। ये आपका जो है वो अध्याय 10 जो है वो पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। एक दो धारा जैसे 72 धारा जो है उसमें मॉर्गेज की बात की गई है, उसको हम डिस्कस कर लेंगे 1 से 2 लाइन में, और 1 से 2 लाइन में हम 74 और आपका अध्याय जो है वो 10 समाप्त हो जाएगा। इसके समाप्त होने के बाद हम लोग जो सीएनटी एक्ट की जो धाराएं जो अध्याय है 10 के बाद और जो 9 अध्याय है उसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से पढ़ना है, कई अध्याय को हमको पढ़ना ही नहीं है। तो अध्याय 10 तक आप लोग ज़्यादा सारगर्भित रूप से एकदम पढ़िएगा, और उसके बाद अध्याय 10 के बाद की जितनी धाराएं हैं, जो बाकी 271 में आपका 71 धारा हो गया शायद, हाँ 271 ये जो धाराएं हैं उसमें जो अब जो बच गई है जो धाराएं तकरीबन 200 धाराएं बची हुई है, तो उसमें से बहुत कम धारा आपको एकदम सेलेक्टिव वे में हम पढ़ाएंगे, और उम्मीद है उससे आपका कहीं से भी क्वेश्चन जो है आपको सीएनटी से नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ जो है वो पूरे सीएनटी एक्ट कानून क्या कहता है इसको भी मैंने पूरा समझाने का प्रयास किया है। तो आज का वीडियो में इतना ही। ठीक है। आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लिए। हो गया। उम्मीद है कि सारे फ्रेंड्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये आपका आज अध्याय 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 11, अध्याय 12 को देखेंगे। अध्याय 11, अध्याय 12 हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हमारा एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बहुत जल्दी सीएनटी आपका खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग एसपीटी की ओर चलेंगे, और एसपीटी के बाद 1-2 वीडियो आपका और बनेगा। उसके बाद ये आपका 12 सवाल 12 दूना 24 नंबर का जो सवाल है वो आपका कहीं से क्वेश्चन छूटने की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा जो झारखंड के द्वारा ली जाती है उसमें संभावना नहीं है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे विदा कीजिए आप। और एक हम लोग जो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि ज़रूर लिखें कि क्या आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या कहाँ कमियां हैं, कमियों को उजागर करें। अगर कोई कमी है तो ये मेरा नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं 9835515624। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।